आ, किसी कारणवश आज जो लाइव चला उसमें काफ़ी तरह की समस्याएं आ रही थी, जिसकी वजह से आज जो है सो इस वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड किए हैं और रिकॉर्ड करके आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। पिछले क्लास का जो वीडियो हम लोग देखे थे, जैसे कि आपको पता है, आपको बताया गया है कि कुल मिलाकर के 12वीं के बायोलॉजी में चैप्टर की जो संख्या है वो कितना है, 16 है। और इन 16 चैप्टर में से पिछले क्लास तक के वीडियो में हम लोग कितना अध्ययन कर चुके हैं, लगभग 10 चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। मोटा मोटी बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, यानी कि 10 चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि आपको बताए हैं कि घबराने का जरूरत नहीं है, बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से और ऐसे कर सकते हैं कि आसानी से हम लोग पूरी बायोलॉजी को कवर कर लेंगे। एक समय आएगा, एक समय क्या आएगा, मतलब 1 से 2 दिन में एक ऐसा समय आएगा जब 1 से शुरू करेंगे 16 तक खत्म करेंगे, फिर 16 से आएंगे 1 तक आएंगे 10 मिनट में। वो ट्रिक भी आपको बताएंगे, घबराना नहीं है, स्थिर से थोड़ा इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 11 को और देखते हैं कि भाई चैप्टर 11 में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसकी हमें जानकारी लेना है। शायद स्पष्ट रूप से दिख रहा है, उधर डिस्प्ले लगा हुआ है, इस पर देख लेते हैं। चलिए चैप्टर 11 तक के बारे में, सॉरी चैप्टर 11 के बारे में आज हमें जानकारी लेना था और देखते हैं कि चैप्टर 11 में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना है। बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखिएगा अपने मनोहर पोथी में, मनोहर पोथी कहने का मतलब जो पहला पन्ना वाला वो नोट बोले हैं वो आपको सेल्फ तैयार करना है। वैसे कहिएगा तो हम लोग तैयार करके आपको उपलब्ध करवा देंगे। वैसे आप 1 पन्ना का नोट बनाइएगा जिसमें सारे चैप्टर के बारे में आपके पास लिखा होना चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले आपको देख लेना है। सबसे पहला पॉइंट जो इस चैप्टर में आता है वह है वह जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी या इसी को कहीं कहीं पर जैव तकनीक भी कहते हैं, जैव तकनीक भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इस चैप्टर में आपको पढ़ना है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के बारे में। किसके बारे में? अनुवांशिकी, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के बारे में, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और वह आपको पढ़ना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, ठीक है। चौथा पॉइंट पढ़ना है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। पांचवा पॉइंट पढ़ना है आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। इस सब का अंग्रेजी हम लिख रहे हैं बगल में, घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। इस सब पॉइंट का बारी बारी से हम लोग थोड़ा यहाँ पर अंग्रेजी लिखते चलेंगे आपके लिए। थोड़ा एक बार डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। चलिए साउंड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठीक। इतना पॉइंट की जानकारी हमें लेना है। एक पॉइंट और बच गया है जिसके बारे में हमें जानकारी लेना है, वह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। आप चाहें तो इस पॉइंट को कहीं पर नोट कर सकते हैं, वैसे इसका हम अंग्रेजी लिख रहे हैं बगल में, आप चाहिएगा तो इसको लिख सकते हैं। पहला के बारे में आपको जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो अंग्रेजी में पॉइंट बना लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना है आपको, बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट बना लीजिएगा। दूसरा पॉइंट बनाना है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तीसरा पॉइंट बनाना है आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चौथा पॉइंट बनाना है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। पांचवा है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और छठा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। मोटा मोटी बात करें तो इस पूरी चैप्टर में, यानी कि जो चैप्टर नंबर 11 है, इस चैप्टर 11 में आपको इतना ही पॉइंट है जिसकी आपको जानकारी रखना है। विशेष घबराने वाला बात नहीं है भाई, ठीक है ना। अक्सर बच्चे डर जाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके बारे में कुछ कुछ ऐसा पॉइंट है, जैसा थीम है जो आपको बस हल्का सा ब्रेन में याद रखना है। वैसे इसी के अगल बगल में आप कहीं पर लिख दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पहला लिखे हैं जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीक, दूसरा है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, तीसरा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चौथा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, पांचवा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और छठा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक।
अंग्रेजी मीडियम में बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको बना लेना है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 11 के लिए, दूसरा पॉइंट बनाना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, चौथा बनाना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, पांचवा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, छठा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और सातवां है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। कुछ नहीं है, हलवा है। कैसे सोच समझ लीजिए, जैसे ही आपको जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीक के बारे में पूछा जाए, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाए, ये कुछ नहीं है, यानी कि बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का समावेश है, यानी कि जीव विज्ञान में टेक्नोलॉजी को, जीव विज्ञान को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया। आधुनिक युग में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो तमाम चीजें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी है। जैसे कि मान लीजिए आजकल जैसे कि आप जो भी चीजें देख रहे हैं, बेमौसम कोई फल मिलना, बेमौसम कोई सब्जी मिलना, जैसे किसी भी फल का रंग अलग हो जाना, किसी भी फल में बीज था पहले अब बीज नहीं है, ये तमाम तरह की घटनाएं जो देख रहे हैं, अलग अलग तरह की जीवों का विकास होना, जीवों की प्रजातियों का विकास होना, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो किससे संभव है, जैव प्रौद्योगिकी संभव है, जैव तकनीक से संभव है। जितना भी फिंगर प्रिंटिंग देखते हैं, जो आधार कार्ड वाला सेंटर सब है आपको जैव तकनीक पर बेस्ट है। अब अगर अनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, तो जब अभियांत्रिकी हो रहा है, इंजीनियरिंग हो रहा है, लेकिन किस लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, अनुवांशिकी लेवल पर जब अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अनुवांश जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कह सकते हैं। इसमें होता क्या क्या है सो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई जीव है, कोई व्यक्ति है, इसमें कोई खास जीन है जो इसके बालों बाल घुंघराला होगा कि लंबा होगा उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। यानी कि सिल्की बाल मतलब नहीं होता है, स्ट्रेट बाल, सीधा बाल होगा कि घुंघराला बाल होगा, उसको इसका कोई डीएनए का जो खंड है मान लीजिए, वह इसको नियंत्रित कर रहा है। अब क्या करेंगे, सपोज करिए कि यह डीएनए का जो खंड है वह इसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है, जो इसका बाल जो है घुंघराला होगा कि स्ट्रेट होगा। इसका बाल घुंघराला था, अब यह चाह रहा है कि हमारे आने वाला जो पीढ़ी होगा उसका बाल कैसा होना चाहिए, तो भाई स्ट्रेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डीएनए का इस खास खंड को हम लोग काट के हटा देंगे। तो काट के जो हटाएंगे उसके लिए हमें किसी न किसी कैंची की आवश्यकता होगी, और वह कैंची कौन सा है भाई मेरे, वह कैंची जो है वह क्या है, हैया वह कैंची है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप जोड़ करके पढ़िएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सामान्यतः वह एंजाइम होता है जो डीएनए को किसी विशेष खंड से काटने का काम करता है। तो सपोज करिए कि डीएनए के इस खंड को आपको काटना है, तो वैसी स्थिति में किस एंजाइम का हम लोग प्रयोग करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग करेंगे, और इस खंड को हटा देंगे तो आने वाला जो पीढ़ी होगा उसमें यह डीएनए का खंड जेबे नहीं करेगा। बात बुझ रहे हैं, यही तमाम तरह की चीजें की अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है। अब अगर मान लीजिए भैयारी कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की चर्चा कर लें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए कोनो बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। इससे हम लोग क्या करते हैं बुआरे कि सेल से, यानी कि किसी भी कोशिका से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए की प्राप्ति करते हैं। यही एक तकनीक है। कौन चीज, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा तकनीक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सेल से यानी कि किसी भी कोशिका से डीएनए को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, तो जना चलनी नहीं होता है, बालू वार जो चालते हैं हम लोग, जना कि वो सीमेंट घर उर बनता है, देखते होंगे कि बांस का बना होता है, सो बालू रखता है, ऐसे ऐसे डुलाते रहता है, गिरते रहता है, बस उसी प्रकार से होता है। मान लीजिए एक सेल है, सेल को मिक्स कर लिया, सॉरी एक प्लेट लिए हैं, उसमें दो तरह के इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अब डीएनए पर जो चार्ज है, निगेटिव चार्ज है मान लीजिए, तो पॉजिटिव तरफ अपने आप चला जाता है। तो इसी यही तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं है वह क्या कहलाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मोटा मोटी आपको इतना याद रखना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि सेल से डीएनए को प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो अगर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात कर लें, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कुछ खास नहीं है। इसमें क्या होता है कि फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको सीधे हम बाजार में नहीं उतार सकते हैं। बाजार में उतारने से पहले विभिन्न तरह के चरणों से गुजरना पड़ता है। उसी तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं होती है उसे एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, याद हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी कल कारखाना में या किसी भी फैक्ट्रियों में किसी प्रकार का जो उत्पाद बनता है, किसी तरह का जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को बाजार में आने से पहले विभिन्न तरह के स्टेपों से, विभिन्न तरह के चरणों से गुजरना पड़ता है, और उसी तमाम चरणों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो अब ये पढ़ लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ इसको जोड़ करके पढ़ लेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। ये भाई मेरे बड़ी आसान है, वैसा टेक्नोलॉजी जिसमें डीएनए का हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि वैसा टेक्नोलॉजी इसमें डीएनए का रिकॉम्बिनेशन करते हैं। रिकॉम्बिनेशन कहने का मतलब दो अलग अलग तरह के गुणों को मिलाकर एक विशेष प्रकार का गुण का निर्माण करते हैं। उसी तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक कहते हैं। यानी वैसा तकनीक जिसमें डीएनए का क्या करते हैं, दो अलग अलग प्रकार के गुणों को समावेश को हम लोग समावेश करके एक नए गुण वाले डीएनए का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। यानी कि वैसा टेक्नोलॉजी जिसमें
इसमें डीएनए का रिकम्बिनेशन करता है। रिकम्बिनेशन कंबाइंड, दो को अलग अलग जोड़ते हैं भाई मेरे, कैसे सोचे। हरित क्रांति का नाम सुने होंगे, हरित क्रांति इसके बगल में आप लिख लीजिएगा ताकि याद रहे आपको, हरित क्रांति याद रहेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ नहीं था भाई मेरे, आप पढ़े होंगे कि इंडिया में जब भारत आजाद हुआ था तो नील की खेती करवा करवा के अंग्रेजों ने क्या किया था, जमीन को बंजर बना दिया था, यानी कि उपजाऊ क्षमता जो था हमारे आपके देश की जमीन की, मिट्टी की, वह क्या हो गया था, घट गया था। और जनसंख्या ये बढ़ रहा था, जनसंख्या बढ़ रहा था, उपजाऊ क्षमता घट रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि भारत सरकार ने क्या किया, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उन्होंने क्या किया कि क्या किया भाई मेरे, गेहूं का बीज मंगवाया। कहां से, तो फॉरेन कंट्री से। और अपने यहाँ का जो गेहूं का बीज था उसमें क्या था कि उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन रेट यानी कि उत्पादन क्षमता कम था, लेकिन यह क्या था कि अपने वातावरण के अनुसार उपयुक्त था, अपनी जमीन में जीवित रह सकता था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें उत्पादन क्षमता तो था, प्रोडक्शन रेट तो था, लेकिन अब हमारे आपके जमीन में यह उपज नहीं सकता था। अब क्या किया कि इस दोनों को मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद जो नया पौधा बना गेहूं का, उसमें ये दोनों गुण समावेश हो, यही क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक है। आशा करते हैं कि यहां तक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी, किसमें, चैप्टर 11 में। यानी कि चैप्टर 11 में आपको इतना ही चीज पढ़ना था, जैव प्रौद्योगिकी जैव तकनीक के बारे में, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के बारे में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, और रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के बारे में। बात समझ में आ रही है गुरु, इसको खत्म करते हैं। चैप्टर 11 आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। कॉपी निकालिएगा, अगला चैप्टर का हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा चैप्टर नंबर कितना, चैप्टर नंबर 12। बस इतना ही था, हलवा था महाराज। बताइए इसी के लिए आप टेंशनलाइज हो रहे थे, क्या है क्या नहीं है। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। इसको कॉपी पर नोट कर लिए थे ना, नहीं नोट किए थे तो ये अपलोडेड वीडियो है, इसको फिर से बैक दइए, एक बार लिख लीजिए इस टॉपिक को, ताकि यह टॉपिक आप कभी भूले नहीं। अब उस रॉ में, उस श्रेणी में एगो चैप्टर और जोड़ दीजिए जो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर कितना के बारे में, चैप्टर 12 के बारे में, और जानते देखते हैं कि चैप्टर 12 में हमें कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमें याद करना है। बात समझ रहे हैं, चलिए देखते हैं चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 में जो पहला पॉइंट पढ़ना है आपको, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे, सो देख लीजिए। आपको मुख्य रूप से वही चीज पूछा है कि जैव प्रौद्योगिकी का या जैव तकनीक का कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है, औषधि के क्षेत्र में क्या योगदान है। नहीं समझ रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पॉइंट बनाइएगा। जैव प्रौद्योगिकी, पहले हिंदी में लिख देते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसका पॉइंट ऐसे बनेगा, कैसे, सो देख लीजिए। पहला पॉइंट बना दीजिएगा कृषि, पूछेगा आपसे कि जैव प्रौद्योगिकी या कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है। दूसरा पॉइंट बनाइएगा भाई मेरे, औषधि, ठीक है। तीसरा पॉइंट बनेगा, औषधीय में वैसे सब कुछ आ जाएगा, लेकिन वैसे कभी इसको हम अलग कर देते हैं, हरित क्रांति वगैरह, लेकिन आप बना लीजिएगा, कीट प्रतिरोधी पौधा, सॉरी रोग प्रतिरोधी पौधा, ठीक है। इतना पॉइंट। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट को बना लीजिएगा आप, जीएमओ, कोई दिक्कत। इसके बाद एक अगला बना लीजिएगा, पारजीवी जंतु, पारजीवी जंतु। इतना पॉइंट बना लिए हैं, यहां तक में कोई दिक्कत। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी देखिए लिए हैं। पारजीवी जंतु बनाने के बाद इसमें दो तीन चीज, इसका अगर अंग्रेजी मीडियम हम बात करें तो जो अंग्रेजी वाले बच्चे होंगे उसको ये इसको कहीं पर लिख सकते हैं। उसे हरित क्रांति इसको अलग से टॉपिक बना देते हैं। हरित क्रांति कभी कभी पूछ देता है, क्या चीज, हरित क्रांति। अब अंग्रेजी देख लीजिए, अंग्रेजी में कुछ नहीं है, यहां पर हम लोग कर देंगे बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका देख लेना है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या योगदान है, मेडिसिन के सेक्टर में क्या योगदान है, उसके बाद पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के निर्माण में क्या इसका योगदान है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या इसका योगदान है। बात समझ रहे हैं। जीएमओ तो इसका पूरा नाम हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। परजीवी जंतु की अगर बात कर लें तो यहां पर आप लिख दीजिएगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या है ना कि यहां पर जो लिखे हैं परजीवी जंतु, एक परजीवी जंतु होता है, यहां पर क्या है, परजीवी जंतु, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसको एक में नहीं मिला दीजिएगा, दोनों को अलग करिएगा। एक मिनट,
चलिए ठीक है। हाँ, तो कहां पर थे हम लोग? ट्रांसजेनिक जंतु पे। तो इतना पॉइंट आपको मोटा मोटी अगर कहें तो चैप्टर 12 में हमें पढ़ना है। कैसे भाई? अब देखिए, अगर यहां पर एक चीज और आप बना लीजिएगा कि यहां पर जो हम औषधि लिखे हैं, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का औषधि के क्षेत्र में क्या योगदान है, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा सो आप देख लीजिए। पहले वो पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट ये लिख देते हैं कि एगो पॉइंट कभी कभी उसे पूछता नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए नैतिक मुद्दे। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इथिकल इशू। इथिकल इशू। चलिए हटाइए। क्वेश्चन आपको चैप्टर 12 से ऐसे आएगा कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है, 5 नंबर में पूछ देगा। या फिर पूछ दिया कि जैव प्रौद्योगिकी का औषधि के क्षेत्र में क्या योगदान है, जैव प्रौद्योगिकी का कल कारखानों या औद्योगिकरण में क्या योगदान है, जैव प्रौद्योगिकी का रोग प्रतिरोधी पौधा विकसित करने में क्या योगदान है, जीएमओ क्या है, पारजीवी जंतु क्या है, हरित क्रांति क्या है, नैतिक मुद्दे क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपको 5 ये चैप्टर 12 से आएंगे। लेकिन कहा कठहर कुछ नहीं है महाराज, कहा आप पंथा लगा रहे हैं। क्वेश्चन समझे अंग्रेजी में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या इंपोर्टेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन के क्षेत्र में क्या इंपोर्टेंसी है, पेस्टिसाइड प्लांट, जीएमओ, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन और नैतिक मुद्दे यानी कि इथिकल इशू। अब पहला बारी बारी से सभी पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है वो क्या चीज अपना, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या होगा। नॉर्मल बातें हैं भाई मेरे, यहां पर आपको क्या करना है कि हरित क्रांति के बारे में लिख करके आ जाना है, काम तमाम। हरित क्रांति अब ये देखे थे ना, हरित क्रांति ये वाला कि भाई हमारा देश आजाद हुआ था, भुखमरी का स्थिति पैदा हो गया था, कना कना गेहूं आया, कना कना मिलाए, नव का गेहूं कना तैयार किए। इसमें पहला वाला में ऐसे लिख देंगे, खत्म हो गया। औषधि वाला पूछेगा तो भाई मेरे पीछे पड़े हैं, इंसुलिन के बारे में इसमें लिख देंगे, यानी कि इंसुलिन के बारे में ना टिक मार दीजिएगा, इंसुलिन याद रहेगा अपना, इसमें इंसुलिन के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछा यह चीज कि जैव प्रौद्योगिकी का औषधि के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो इंसुलिन के बारे में लिख करके चुपचाप आ जाना है। कैसे सो देख लीजिए। इंसुलिन के बारे में क्या क्या लिखेंगे कि इंसुलिन जो है एक ऐसा हम कह सकते हैं कि हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल यानी कि चीनी की मात्रा, आमतौर पर ऐसे समझिए चीनी के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन चीज? इंसुलिन। इंसुलिन कौन बनाता है, बनता कहाँ बनता है? हमारे आपके शरीर के अंदर बनता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन बनाने में हमारा शरीर असमर्थ हो जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि लोगों को बीमारियां हो जाती है। कौन सा? तो डायबिटीज जिसको कहते हैं, चिनिया बीमारी जिसको कहते हैं, वही बीमारी हो जाता है। उस बीमारी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? तो करते क्या है भाई? कुछ नहीं करते हैं कि इंसुलिन बाहर से लेते हैं। तो बाहर से कहां से लेते हैं भाई? तो पहले मोर को मार करके लिया जाता था, मोर के शरीर से निकाला जाता था इंसुलिन, लेकिन अब उस पर सरकार ने रोक लगा रखा है। अब इंसुलिन का निर्माण जो है कल कारखानों में सूक्ष्म जीवों से किया जाता है, और यही जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो यही है औषधि के क्षेत्र में। रोग प्रतिरोधी पौधा पूछे तो कुछ नहीं, उतना अगर नहीं याद रहे इसमें तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, वैसे यह कीट प्रतिरोधी पौधा है। सो यहाँ पेस्ट लिखा गया ना, डिजीज रेसिस्टेंस प्लांट होगा। लेकिन आप बीटी कॉटन के बारे में भी आप आकर लिख करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीटी कॉटन याद है ना, बताए थे ना कि कॉटन के पौधा पर, कपास के पौधा पर बीटी का छिड़काव करते थे। बीटी एक सूक्ष्म जीव था, याद होगा। बस ये वाला लिख करके फोटो बना करके आ जाएंगे। फोटो कौन वाला से याद है ना भाई? एक पौधा बनाएंगे, पत्ता पर बीटी का छिड़काव कर देंगे, कीड़ा दिखा देंगे कि भाई खाएगा तो मर जाएगा। ठीक है। जीएमओ पूछेगा जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जेनेटिकली स्तर से क्या किया गया हो, मॉडिफिकेशन किया गया हो। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जेनेटिक स्तर से मॉडिफिकेशन किया गया हो, उसी को कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। हिंदी में लिख दीजिएगा कहीं पर बुआरे, अनुवांशिक रूपांतरित जीव। ठीक है, यानी वैसा जीव जिसमें अनुवांशिक स्तर से उसके रूप में परिवर्तन किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? अनुवांशिक रूपांतरित जीव, जैसे कि जीएमओ। जितना भी गाय सबका, भैंस सबका, धान का, मक्का का, गेहूं का, जितना भी किस्में देखते हैं या प्रजातियां देखते हैं, वो तमाम क्या है? अनुवांशिक रूपांतरित जीव है। उसमें कहीं ना कहीं उसके अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक जो गुण था उसका, उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है, और वही क्या है? अनुवांशिक रूपांतरित जीव है। जर्सी गाय सब नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं उसके डीएनए में छेड़छाड़ किया गया है ना, जिसकी वजह से उसका उत्पादन क्षमता बढ़ गया है। वही चीजें होगी। परजीवी जंतु और जीएमओ दोनों सेम है बुआ, इसको आप लिख लीजिएगा, ये दोनों को सेम कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। लेकिन अलग अलग पूछेगा तो घबराना नहीं है, दोनों सेम चीज में आप आंसर चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें हैं नहीं। परजीवी जंतु भी वही होता है। ठीक है, एक बार दो बार पूछ देता है कि परजीवी जंतु के क्या लाभ है, तो क्या लाभ होगा भाई? जर्सी गाय का क्या लाभ है? अधिक दूध देता है। मुर्गी उन्नत किस्म का विकसित करें, उसका क्या लाभ होगा? अधिक अंडा देगा, अधिक मांस देगा, यही तमाम चीजें।
हरित क्रांति के बारे में तब ये देख लिए थे। नैतिक मुद्दे कुछ नहीं होता, नैतिक मुद्दे यह होता है कि जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजी में हो या किसी भी सेक्टर में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो प्रयोग होते हैं विज्ञान में, वो किस पर करता है, बंदर पर करता है, कुत्ता पर करता है, बिल्ली पर करता है। इस पर तमाम तरह के कुछ ना कुछ नियम कानून बने हुए हैं कि उसको कितना तक आप टॉर्चर कर सकते हैं। उसी तमाम तरह के जो नियम कानून है उसको एक साथ हम लोग क्या करते हैं, नैतिक मुद्दे करते हैं। चैप्टर 11 और 12 यानी कि 12 को भी इसमें आप शामिल कर दीजिए भैयारी, यानी कि चैप्टर 11 और 12 आपका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि यहाँ तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और वैसे तो एक नंबर तो आपको देवे किए हैं भाई, नंबर नहीं है तो लिख लीजिए 74 62 95 83 43 पर क्या कर देना है, मैसेज कर देना है अपने क्वेश्चन को फोटो खींच करके, ठीक है। मिलते हैं कल लाइव क्लास में, अगर मुझे ठीक लगा तो फिर से लाइव दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद।